हेलो फ्रेंड्स, मैं नमस्ते मिथुन जायसवाल। हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स का सीए फाउंडेशन का। उसका हमने ऑलरेडी एक पार्ट कंप्लीट कर दिया है, जिसके अंदर हम देख रहे थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर बेसिकली 4 प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। हमने ऑलरेडी 3 ये कर दिए हैं। हमारा एक बाकी रह गया है जो है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम एंटरप्रेन्योर वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। अगर आपने हम मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाके उसको चेकआउट कर देना। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल वे में पूरा कंसेप्ट क्लेरिफाई किया हुआ है। तो चलो आज का हम जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो क्या होता है एंटरप्रेन्योर, देखते हैं डिटेल्ड में। तो आ जाते हैं हम हमारी स्क्रीन के ऊपर। ओके सर, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर, इसको एंट्रीप्रेन्योर भी बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं। आपको जैसा उचित लगे वो आप बोल सकते हो। ओके, तो एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है क्या? एंटरप्रेन्योर बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो क्या करता है, बिजनेस स्टार्टअप करता है। सभी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको लाता है और उससे क्या करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस को रन करता है, उसको बोलता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको चाहिए होती है अलग अलग स्टाइल, अलग अलग आपके पास क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन। मतलब क्या होता है, जैसे एक प्रोडक्शन मैनेजर होता है ना, मैनेजर, उसका काम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन का है। किसका है? सिर्फ प्रोडक्शन का। फाइनेंस का अकाउंट्स फाइनेंस का बंदा होगा तो उसका काम किसका देखने का, उसको अकाउंट से मतलब है, फाइनेंस से मतलब है। सेल्स मैनेजर, उसको किससे मतलब है, सेल्स कलेक्शन से मतलब है। प्रोक्योरमेंट मैनेजर है, उसको गुड्स को कलेक्शन का, मतलब जो भी इनपुट, जो भी रॉ मटेरियल रिक्वायर है वो उसको परचेस करने का। ये सब काम होते हैं अलग अलग मैनेजर्स के। लेकिन अगर मैं एंटरप्रेन्योर जो ओनर की बात करूं तो इन सब के ऊपर कौन होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, ओनर होता है। उसका काम होता है ओवरऑल जवाबदारी, ओवरऑल बिजनेस को देखना कि क्या मेरा बिजनेस ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या मेरे बिजनेस के अंदर कोई रुकावट आ रही है कि नहीं। ये सब काम किसका होता है? ये होता है एंटरप्रेन्योर का। ओके बेटा, चलो चल शुरू करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, यहां पे हमारा जो फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है ना, वो कौन सा होता है? एंटरप्रेन्योर होता है। इसका काम क्या होता है, मोबाइल्स अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल को लाना, उनको कंबाइन करना, उससे प्रोडक्शन प्रोसेस इनिशिएट करना, रिस्क को बियर करना। यहां पे he is also called as organizer, manager and risk taker। तो ये हमारा एंटरप्रेन्योर होता है जो क्या करता है बेटा, सभी चीज, सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करता है, उस बिजनेस को रन करता है। ही इज द रिस्क टेकर, ही इज द ऑर्गेनाइजर, ही इज द मैनेजर। ओके, तो फंक्शंस ऑफ अ एंटरप्रेन्योर कौन से होते हैं? तो बेसिकली इसके अंदर 3 फंक्शंस होते हैं। कितने फंक्शंस होते हैं? 3। पहला इनिशिएटिंग द बिजनेस एक्टिविटी, रिस्क टेकिंग एंड लास्ट है हमारा इनोवेशन। ओके, इनोवेशन। पहला देखते हैं, हमारा हमारा पहला फंक्शन है इनिशिएटिंग बिजनेस एंटरप्राइज। ओके, तो आपको अगर फंक्शनल ऑफ एंटरप्रेन्योर पूछे तो कितने आते हैं बेटा? 3 आते हैं। 3 आते हैं, जी हाँ जी हाँ। ओके, सबसे पहला देखते हैं इनिशिएटिंग बिजनेस एक्टिविटी, मतलब बिजनेस को इनिशिएट करना। बिजनेस कैसे इनिशिएट करेगा? पहले सेंस करना कि अरे यहां पे क्या चल रही है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी चल रही है। उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सेंस करके क्या करना, एक आइडिया उसके दिमाग में आता है कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मैं कैसे सॉल्व आउट कर सकता हूं। डिसाइडिंग द स्केल ऑफ ऑपरेशन, की इसको कैसे मैं ऑपरेट करूंगा, इसका ऑपरेशन कैसे होगा, कितने मेरे को बंदे चाहिए होंगे, कहां में मेरा लोकेशन होगा, वो सब चीजों को सोचना। बिल्ट अप ओन मैनेजर हिज ओन एंटरप्राइज, और फिर क्या करना, अपना एंटरप्राइज को बिल्ड करना, और ये जो हमने अपॉर्चुनिटी ढूंढी थी उसके अकॉर्डिंग चीजों को प्रोडक्शन करना, वो सब करना। ठीक है, तो यहां पे एंटरप्रेन्योर का मतलब रोल क्या हो गया, बिजनेस को अपॉर्चुनिटी ढूंढी, उसको सेंस किया, नया आइडिया लाया, उसके लिए सोचा, उसके लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा किया और बिजनेस को चालू करना। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर जो होता है वो क्या होता है, परसीव अपॉर्चुनिटी ढूंढना, ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज को इकट्ठा करना। इसका मेन काम क्या होता है, एक्सप्लॉइट बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ढूंढना और उसको एक्सप्लॉइट करना, उसको हासिल करना, उसको उसके अकॉर्डिंग चीजों को प्रोडक्शन करना। ठीक है, यहां पे क्या होता है, इज द डायनेमिक प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहां पे इसका काम क्या होता है, डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या करना है, इकट्ठा करना। ओके, ही हायर द सर्विस ऑफ वेरियस अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहां पे वो क्या करेगा, लैंड लाएगा। लैंड मतलब क्या करेगा, लैंड लाएगा मतलब कोई फैक्ट्री ली, अगर सपोज किया उसके पास इतना पैसा नहीं है तो उसने रेंट पे ली, तो लैंड के अंदर क्या हुआ,
ये पहला तो क्या किया उसने, रॉ मटेरियल वगैरह परचेस किया, तो वो उसका क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। अगर वो नेचुरल रिसोर्सेस है तो क्या हो गया, वो लैंड हो गया। ठीक है, दूसरा लैंड के ऊपर क्या देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है। फिर उसने लोगों को हायर किया, उस पर उसको क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। उसने कैपिटल लाया, ठीक है, उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये चीजें हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख लिया था। हाँ जी, तो यहाँ पे वो बिजनेस करे कि ना करे, वो प्रॉफिट करे कि लॉस करे, लेकिन ये चीज तो फिक्स्ड है कि उसको पे करना ही करना होगा। कौन सा, रेंट देना होगा, कौन सा वेजेस देना होगा, कौन सा इंटरेस्ट देना होगा, ये सब तो उसको देना ही होगा। लेकिन सर उसके सामने उसको क्या मिलेगा, बेटा जी बीइंग अ ओनर उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। सर क्या मिलेगा, कितना प्रॉफिट होता है, सर बेसिकली जो ओनरशिप, जो बिजनेस होता है उसके अंदर प्रॉफिट नक्की नहीं होता। इट इज नॉट सर्टेन, उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा। इट मे बी चांसेस ही विल इंकर अ लॉसेस। कितनी बार तो ऐसा होता है ना बिजनेस के अंदर, दो दो तीन तीन साल तक बहुत ज्यादा लॉस में कंपनी चलती जाती, कंपनी चलती जाती, लेकिन कंपनी उसी होप में चलती है कि एक दिन आएगा कि हम इस बिजनेस से बहुत पैसा छापेंगे। जनरली क्या होता है, जैसे बिल्डर्स है, उनका कंस्ट्रक्शन का काम 3 साल तक चलता रहता है, उसके अंदर बिजनेस में पैसा लगाते जाओ लगाते जाओ। 3 साल बाद जब बिल्डिंग बनती है तब क्या होता है, उसको उसका रेवेन्यू चालू होता है। नो डाउट इनिशियल स्टार्टअप जब प्रोडक्शन, जब वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू होता है, जो अर्ली बर्ड्स होते हैं वो आके बिल्डिंग के अंदर बुक करवा देते हैं। लेकिन मेन क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कि नहीं नहीं बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तब हम खरीदेंगे, क्यों, क्योंकि बिल्डिंग तैयार ही नहीं हुई तो हमारे पैसे तो डूब जाएंगे। ओके, यही क्या होता है, यही सोच के लोग क्या करते हैं। अभी एक गोदरेज सिटी के अंदर भी एक नया किस्सा है हुआ, शायद आपको मालूम है कि नहीं। वहां पे एक बिल्डर ने क्या किया, लोगों से पैसे लिए और 3 साल तक उसका कंस्ट्रक्शन किया नहीं है, जाके आप न्यूज पे चेक कर सकते हो। ओके, तो इन शॉर्ट क्या होता है, यहाँ पे ओनर के अंदर, ओनर क्या करता है, ओनर नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है, सेंस करता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो पहला इनोवेटिंग थिंकर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट होता है रिस्क। रिस्क, अगर आपने 19 स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम 1992 नहीं देखी तो देख के आना, इसका रोल, फंटास्टिक रोल प्लेड बाय हिम, और एक नंबर रोल इसने प्ले किया था। और ये हमारे गुजराती भाई है, इनका एक डायलॉग था कि लाला रिस्क है तो इश्क है, और वो इतना रिस्क उठाया कि एक दिन खुद ही उठ गए। ओके, मगर बात तो सही है, बिजनेस में रिस्क तो है, और अगर आप बिजनेस में आना चाहते हो तो रिस्क को लेके चलना, और जहां पे रिस्क नहीं होता वहां पे रिटर्न भी नहीं होता। देखो, तो बिजनेस के अंदर क्या होता है, रिस्क होता है। रिस्क क्यों होता है, क्योंकि जो सर्टेन यहाँ पे चीजें सर्टेन नहीं होती है, अनसर्टेन बियरिंग्स होती है, अनसर्टेन चीजें होती है, इसीलिए वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा रिस्क होता है। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ अ बिजनेस लाइज विद द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका बिजनेस सक्सेस होगा, सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा। द what is planned and anticipated by entrepreneur may not come true। जैसा आप सोचते हो जरूर नहीं वैसा हो, और जो आपने सोचा वो हुआ नहीं, और जो हुआ वो आपने सोचा नहीं। यही नाम है बिजनेस का। जैसा आप सोचो, एंटीसिपेट करो, दैट मे नॉट कम ट्रू, और जो एक्चुअल हुआ वो आपने एंटीसिपेट नहीं किया था, इसलिए तो इसमें क्या होता है, अनसर्टेन। बिजनेस क्या होता है, अनसर्टेन होता है, और वही अनसर्टेनिटी के सामने ये क्या हो छुपा होता है, रिस्क, और वही रिस्क के सामने आपको क्या मिलता है, अगर आपने रिस्क को समझ के ढंग से बिजनेस किया तो आपको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। ओके जी, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि रिस्क किस नेचर का हुआ, जैसे कि सपोज कि यहाँ पे हमने सोचा था कि डिमांड फॉर द कमोडिटी इतनी बढ़ेगी, लेकिन बढ़ी नहीं। कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा ही बढ़ गया, कोई फैशनेबल चीज हमने प्रोड्यूस की लेकिन वो फैशन में आई नहीं, लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस, गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये सारे क्या है, ये सारे रिस्क हैं। ठीक है, इट मे हैपन दैट रिजल्ट ऑफ सर्टेन ब्रॉड चेंज विच वे आर नॉट एंटिसिपेटेड, कि ये चीज के अंदर हमने सोचा नहीं था, या तो अचानक से बहुत ज्यादा ही चेंज हो गया। तो यहाँ पे हमने ये चीज सोची नहीं थी और ये चीज हो गई, जिसके कारण क्या होगा, बहुत सारा लॉस होगा। इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। कितनी बार क्या होता है, जो हमने टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की थी वो पुरानी हो गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो इसमें कौन सा रिस्क छुपा होता है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क छुपा होता है। ओके, तो यहाँ पे however frankly Knight is of the opinion that profit is the reward for bearing uncertainty। यहाँ पे इनका मानना है, फ्रैंक भाई साहब का मानना है
कि जो हमको प्रॉफिट मिलता है वो किस लिए छुपा, वो किस लिए मिलता है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी अगर सर्टेन होगा, अगर सर्टेन होगा तो दुनिया का हर एक बच्चा क्या करेगा, बिजनेस करेगा। लेकिन यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं होती, इसीलिए वो क्या करते हैं, हर एक व्यक्ति बिजनेस में नहीं जाता। वो सोचता है कि नहीं यार हमको इतना ज्यादा मेरे को रिस्क टेकर नहीं बनना, मेरे को क्या महीने के एंड में मेरे अकाउंट में पैसा आने चाहिए, फिक्स अमाउंट चाहिए, मतलब चाहिए, तो इसलिए वो किस में जाते हैं, जॉब में जाते हैं। कुछ लोग होते हैं नहीं भाई, मेरे को बिजनेस के अंदर क्या होता है कि फिक्स रिटर्न नहीं मिलता, तो जो जो रिस्क उठाते हैं वो बिजनेस में आते हैं, जो जिनको रिस्क नहीं चाहिए, हर महीने के महीने एक सेफ रिटर्न चाहिए, तो वो सैलरी में जाते हैं। ओके, आप बताना कमेंट के अंदर, आप सैलरी में जाओगे कि बिजनेस में जाओगे। ओके, एंटरप्रेन्योर नीड नॉट टू बियर द अनफोर्सेबल रिस्क। मगर यहाँ पे क्या होता है कि कुछ रिस्क ऐसे होते हैं ना, कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो फोर्सिएबल होते हैं। सब फोर्सिएबल मतलब क्या, जिसको हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं। सब मतलब कि क्या, अगर सपोज मेरी फैक्ट्री है और फैक्ट्री के अंदर मेरे को लगता है यार ये मेरी फैक्ट्री को मैंने जो पूरा सेटअप करके कंस्ट्रक्शन किया, इसकी कॉस्ट 1 करोड़ है, कल को उठ के अगर सपोज इलेक्ट्रिक फायर हो जाता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया, या तो क्या हुआ फैक्ट्री के अंदर कुछ कारण से आग चल गई, तो फिर मेरा क्या होगा, पूरी 1 करोड़ की फैक्ट्री बर्बाद हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, इसके सामने इंश्योरेंस ले लेता है। जैसे फैक्ट्री के अंदर 50-60 लाख का, या तो सपोज कि 1 करोड़ का गुड्स माल पड़ा हुआ है, और वो क्या हुआ, माल अगर चोरी हो गया, तो इसलिए वो क्या करते हैं, उसके अंदर उसका थेफ्ट, उसका बगलरी का इंश्योरेंस ले लेते हैं। सपोज कि मेरा जो गुड्स है वो जाता है थ्रू, मैं या तो जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता हूँ वो किसके थ्रू करता हूँ, बाय सी के थ्रू इंपोर्ट करता हूँ, और दूसरे इंपोर्ट करता हूँ दूसरी कंट्री से, बाय सी के थ्रू आता है, और वो शिप जो है शंक हो जाए तो मेरा तो माल डूब जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मरीन इंश्योरेंस ले लूंगा। मतलब क्या, अगर समुद्र में अगर जहाज डूब गया और जिसके कारण आपका पूरा माल चला गया, तो आपको उसका इंश्योरेंस मिल जाएगा, मरीन इंश्योरेंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिसके सामने हम क्या कर सकते हैं, जिसके सामने उसको डेलीगेट कर सकते हैं, इंश्योरेंस लेके हम उसको टाल सकते हैं दूसरे के ऊपर। मतलब अब ये इंश्योरेंस कंपनी का हेडेक हो जाएगा कि अगर मेरी फैक्ट्री जल जाती है तो फिर वो उसका कौन मुआवजा कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिसको हम डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिसको हम डेलीगेट नहीं कर सकते। अनसर्टेनिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम द रिस्क। ये बोलता है रिस्क, ऐसे रिस्क जिसके अंदर हम डेलीगेट करें वो हमारे रिस्क हो गए, लेकिन अनसर्टेनिटी मतलब क्या है कि ऐसी चीजें जिसको हम सेंस नहीं कर सकते, जिसको हम डेलीगेट नहीं कर सकते, इन द सेंस दैट दे कैन नॉट बी डेलीगेट टू बी इंश्योर अगेंस्ट। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो एंटरप्रेन्योर को खुद बियर करनी पड़ती है, वो उसको किसी और को नहीं डेलीगेट कर सकता। जेन्युइन बिजनेस अनसर्टेनिटी सचेस, जैसे चेंज इन द टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस, इमरजेंस ऑफ अ कंपटीशन, कैन नॉट बी फोर्सिन, जिसको हम फोर्सिन नहीं कर सकते, जिसको हम इंश्योर्ड नहीं कर सकते। Does the entrepreneur earn profit because of fear of uncertainty? कि यहाँ पे एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट क्यों मिल रहा है बेटा, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी बियर कर रहा है, इसीलिए तो उसको प्रॉफिट मिल रहा है, अदरवाइज उसको प्रॉफिट क्यों मिलता। ओके, while nearly all function of entrepreneur can be delegated, मतलब बाकी जो functions of entrepreneurs होते हैं ना उसको delegate कर सकते हैं, लेकिन interested with the paid manager, लेकिन the risk bearing cannot be delegated to anyone। जहां पे क्या होता है, जो रिस्क उठाना होता है वो रिस्क कौन उठाता है, एंटरप्रेन्योर उठाता है, और वो अनसर्टेनिटी का होता है जो कोई सर्टेन नहीं होता, और उसको वो डेलीगेट नहीं कर सकता। ओके, तो ये हमने सेकंड फंक्शन पढ़ा। सेकंड फंक्शन क्या था, रिस्क बियरिंग। यहाँ पे रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी होती है, और उसी के सामने उसको मिलता है रिवॉर्ड। मतलब बाकी सारी चीजों के अंदर क्या होता है, रिटर्न फिक्स होगा, लेबर रेंट मिलेगा, लैंड सॉरी लैंड रेंट मिलेगा, लेबर उसको वेजेस मिलेगा, कैपिटल उसको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर है ना उसको रिवॉर्ड मिलता है, वो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन ये अनसर्टेन होता है। ओके, कुछ चीजें होती है जो डेलीगेट की जा सकती है, वहां पे क्या होता है, जैसे इंश्योरेंस वगैरह को डेलीगेट कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें होती है अनसर्टेन होती है जो आप डेलीगेट नहीं करते, वो आपको खुद बियर करनी पड़ती है, मतलब एंटरप्रेन्योर को, और वो उसको डेलीगेट नहीं कर सकता। जैसे चेंज इन फैशन, गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैसे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, जो चीज का प्रोडक्शन करते थे उसी को बैन कर दिया, तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये आपके हाथ में नहीं होती, वो आपको खुद बियर करनी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा इनोवेशन। जो हमारा जो बिजनेसमैन है
वो क्या होता है, इनोवेटिव होता है। सर फर्स्ट वाले के अंदर था कि चीजों को स्टार्ट करना, चीजों को सेंस करना, और सेकंड वाले के अंदर था चीजों का रिस्क उठाना, और लास्ट आ रहा है हमारा इनोवेटिव। मतलब यहाँ पे बेटा ये जो है ना, अकॉर्डिंग टू स्कम्पिटर, ये आपको चीज को याद रखना है, हमारे फिफ्थ जो चैप्टर है वहां पे भी आएगा। स्कम्पिटर ने दिया था कंसेप्ट ऑफ इनोवेशन। कितनी बार आता है एमसीक्यू के अंदर कि इनोवेशन का कंसेप्ट किसने दिया था, तो यहाँ पे स्कम्पिटर था। इसका नाम स्कम्पिटर बड़ा ही इनोवेटिव है। कैसा है, इनोवेटिव। इस तरह से आपको याद रखना है कि स्कम्पिटर मींस इनोवेशन, इनोवेशन से रिलेटेड आएगा, स्कम्पिटर का नाम आएगा। ठीक है, ऐसे चीजों को आपको याद रखना है ट्रिक से, वो ट्रिक आपको मदद करती है एग्जाम के अंदर एमसीक्यू को इजीली 30 सेकंड के अंदर एमसीक्यू क्रैक हो जाएगा। आपको खाली याद रखना है कि इस कंप्यूटर ने कुछ इनोवेटिव किया था, मतलब इस कंप्यूटर इनोवेशन, इनोवेशन से कुछ रिलेटेड आता है, और किस ऑथर ने दिया, तो इस कंप्यूटर ने दिया है। बहुत सारी ट्रिक्स में हम हमारी क्लास के अंदर बच्चों को सिखाते हैं, जो उनको मदद करता है उनको आगे बढ़ने में, एमसीक्यू को इजीली क्रैक करने में। ओके, तो वो मैं यहाँ पे भी बताता रहूंगा, आपको भी ये चीजों को ध्यान रखना है। इनोवेशन कैसा होता है बेटा, यहाँ पे पहले हमको भूख लगती थी, हम होटल पे जाते थे, फैमिली मेंबर्स को बोलते थे आप चलोगे, बोले नहीं हम थके हुए, एक काम करो तुम खाना बना के ले आओ। खाना हम वहां पे जाते होटल में, वहां से खाना पैक करवाते, घर पे लाते, खाते, कंटाल जाते थे। जोमेटो वाले जो ओनर था उसने यही सोचा, यार क्या उन्हें एक काम किया जाए कि खाने के लिए मेरे को बाहर नहीं जाना पड़े, खाना खुद मेरे डोर स्टेप पे आए। उसने क्या किया, जोमेटो चालू किया। ओयो, हमको मालूम नहीं रहता कि अगर सपोज यहाँ से मेरे को शिमला घूमने जाना है, शिमला में कहाँ पे होटल लूँ, कैसी होटल लूँ, कैसी कहाँ पे लोकेशन होगा। ओयो ने इस बिजनेस को सेंस किया, इस आइडिया को सेंस किया, और उसने क्या किया, ओयो स्टार्ट किया। पेटीएम, भाई कैश की झंझट हर जगह रहती थी, कैश को कैरी कैसे करना है, कैश का चेंज, हर जगह पे चेंज का प्रॉब्लम आता था। उसने क्या किया, ओनर ने उसको सेंस किया, और उसने क्या किया, नेट मोबाइल बैंकिंग चालू किया पेटीएम के थ्रू। तो ये क्या है, ये सारे इनोवेटिव आइडियाज थे। तो यहाँ पे इस कंप्यूटर ने बोला कि ये जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या होता है, ये इंट्रोड्यूस करता है इनोवेशन। मतलब ये जो चीजें होती, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको समझता है, उनको कैसे सॉल्व किया जाए, इसके ऊपर थॉट प्रोसेस करता है, और फिर क्या करता है, नई चीजों का इन्वेंशन करता है। ठीक है, ओके ओके जी, ओके। फिर यहाँ पे क्या लिखा, इनोवेशन इज अ वेरी ब्रॉड सेंस। यहाँ पे क्या होता है, जैसे नया प्रोडक्ट लाना, इंप्रूव प्रोडक्ट लाना, या तो न्यू और इंप्रूव सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल को बनाना, न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना, नोवेल बिजनेस मॉडल, एक्सटेंड सेल्स टू अनएक्सप्लोर्ड मार्केट एरिया। इस तरह से क्या करना, नया नया इनोवेशन कुछ ना कुछ करते रहना। ओके, अकॉर्डिंग टू इस कंप्यूटर द टास्क ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू कंटिन्यूअसली इंट्रोड्यूस। आपने देखा होगा आईफोन आईफोन हर साल अपना नया मॉडल मार्केट में लाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या है, मार्केट में टिकने के लिए जो हमारा जो एनवायरमेंट है, जो ग्लोब है, उसमें जो चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग क्या करना, उसके प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस लाना, उसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहना। आपने देखा होगा हर मोबाइल ब्रांड क्यों ऐसा होता है कि जो बोलते हैं कि दिस इज द बेस्ट मोबाइल, और 6 महीने में उसके बाद वापस बोलते हैं दिस इज द बेटर मोबाइल एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। क्यों, क्योंकि हर व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने चीजों के अंदर इनोवेशन करता जा रहा है और चीजों को अपग्रेड करता जा रहा है। आपको भी अपनी लाइफ में क्या करना है, अपग्रेड करना है। एक चीज याद रखना बेटा, जो रुका हुआ पानी होता है और ठहरा हुआ इंसान हमेशा खराब हो जाता है। रुका हुआ पानी क्या होता है, वो क्या होता है, वो पीने लायक नहीं रहता। वैसे ही अगर आप अपनी लाइफ में जो बढ़ रहे हो, अगर एक स्टेज पे आप पहुंच जाते हैं, जैसे सी और बहुत बोलते हैं कि बहुत पढ़ लिया अब तो मैं कुछ आगे पढ़ने वाला नहीं, नहीं जी नहीं। अपने आप में अपग्रेड लाना ये हमारा क्या है, ये हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमको हमारे लाइफ में चेंजेस लाने चाहिए। नई नई कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते रहो, और डांस वगैरह सीखो, डांसिंग सीखो, जिम जाओ, कुछ ना कुछ क्या करो, हमारी लाइफ में अपग्रेड करते रहो। अदरवाइज क्या होगी, लाइफ एकदम बोरिंग हो जाएगी। तो वैसे ही बिजनेसमैन भी क्या करता है, हमारी उसकी जो बिजनेस प्रोडक्शन है उसके अंदर नए न कुछ इनोवेशन करता रहता है, और मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट नए इनोवेशन डालता रहता है। इसके कारण क्या होता है, उसका प्रोडक्ट सेल होता रहता है। जब भी हमारा जो सितंबर का महीना आता है, तब हम सोचते हैं इस बार आईफोन ने क्या नया इनोवेशन किया होगा, और वो इनोवेशन देख के लोग उसके प्रोडक्ट को खरीदते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे जो लोग होता है ना,
कितने जैसे मोबाइल कंपनियां होती है वो देखती है एक दूसरी कंपनी ने कुछ इनोवेशन किया है और लोग उसको एक्सेप्ट करें, तो वो भी क्या करेगी, फटाफट अपनी प्रोडक्ट के अंदर भी वो इनोवेशन को इनकॉर्पोरेट करेगी और क्या करेगी, मार्केट में लॉन्च करेगी। अब हमारे मोबाइल में भी ये सारी फैसिलिटीज हैं, इस प्रकार का मोबाइल कैमरा है, इस प्रकार का प्रोसेसर है, इस प्रकार का सिस्टम है, जिसके कारण पब्लिक क्या बोलती है कि अच्छा अब ये वाला भी मोबाइल, इसके अंदर ये भी सर्विसेज आने लग गई है, तो लोग अब उनके प्रोडक्ट भी खरीदने लगते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पे हम जब नया इनोवेशन करते हैं तो लोग उसको इमिटेट करते हैं, और इसके कारण क्या होता है, जो जिसने फर्स्ट टाइम इनोवेशन किया उसका जो प्रॉफिट है वो उसको शॉर्ट टाइम के लिए मिलता है, जब तक कि दूसरा व्यक्ति वैसा इनोवेशन नहीं कर देता। जैसे ही वो इनोवेशन दूसरी कंपनी भी उसकी कॉपी करके मार्केट में लाती है, उस जो मेन इनोवेटर है उसका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज होने लगता है, इसीलिए उसको नया इनोवेशन करके नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है ताकि उसका सेल वापस से बूस्ट हो सके। ओके जी, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इनोवेशन इन्वॉल्व रिस्क बट ओनली फ्यू इंडिविजुअल इन द सोसाइटी आर कैपेबल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू न्यू इनोवेशन। इसके मतलब क्या होता है कि इनोवेशन कुछ अच्छा करने जाते हैं ना, कुछ अच्छा करने जाते हैं, पीपल को कितनी बार वो आइडिया बहुत अच्छा लगता है, कितनी लगता है क्या फालतू सा इनोवेशन है, वो बोलता है नहीं जी नहीं, ये हमको नहीं चचता, हम नहीं लेंगे ये इनोवेशन, नॉट एक्सेप्टेड। मतलब क्या होता है, इनोवेशन में बी सक्सेसफुल और नो, ऐसा जो थोड़ी जितने इनोवेशन लाओ वो सारे एक्सेप्टेबल हो, मे बी वो नॉट एक्सेप्टेबल होंगे, ठीक है, मे बी उसमें बहुत सारे लूप होल होंगे। तो इनोवेशन में रिस्क जुड़ा होता है, इसलिए क्या होता है कुछ ही इनोवेशन सक्सेसफुल होते हैं। ओके, ग्रेटर द इनोवेशन एबिलिटी, जितना ज्यादा आप इनोवेशन लाओगे उतना क्या होगा, उतना उसका सप्लाई बढ़ेगा, उसका सेल बढ़ेगा, और उतना ज्यादा उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, उतना ज्यादा वो प्रोग्रेस करता है। ओके बेटा, तो ये हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ा हमने एंटरप्रेन्योर के ऑब्जेक्टिव, सिंपल ऑब्जेक्टिव है, इसके अंदर कुछ है नहीं, ये इसके अंदर से क्वेश्चन के चांसेस वैसे बहुत कम होते हैं, लेकिन हमको कुछ भी छोड़ना नहीं है इंस्टीट्यूट की मटेरियल का। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि 100% कोर्स को अटेंड करना। तो हमारे फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर कौन कौन से होते हैं, पहला होता है इनिशिएटिंग करना, इनिशिएट मतलब स्टार्ट करना बिजनेस को, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करके क्या करना, चीजों को प्रोडक्शन करना, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को सेंस करना, आइडिया लाना, उसके ऊपर काम करना और उसको लोगों को सप्लाई करना, यही हमारा काम होता है। जिसके कारण क्या होता है, हमको लोगों को फिक्स अमाउंट पे करनी पड़ती है, लैंड लेबर कैपिटल को, लेकिन हमारा जो अमाउंट होती है वो कभी फिक्स नहीं होती, लेकिन उसके ऊपर हमको क्या हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट हमने देखा रिस्क बियरिंग, यहाँ पे क्या होता है, रिस्क लाला लाला रिस्क है तो इश्क है, यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको बहुत सारे रिस्क उठाने पड़ते हैं, यहाँ पे रिस्क फाइनेंशियल रिस्क भी हो सकता है एंड टेक्नोलॉजिकल रिस्क भी हो सकता है, लेकिन ये रिस्क को आप डेलीगेट कर भी सकते हैं, सपोज इंश्योरेंस वगैरह लेके, लेकिन कुछ चीजें होती है अनसर्टेन होती है जिसको डेलीगेट नहीं कर सकते, और वही अनसर्टेनिटी के सामने हमको मिलता है रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। ओके, इनोवेशन के अंदर हमने क्या देखा कि हमको क्या होना चाहिए, हमको इनोवेशन करते रहना चाहिए, नए नए चीजों का, नया प्रोडक्ट का लॉन्च करना, नया टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना, प्रोडक्ट के अंदर अपग्रेड करना। जैसे एक बात बताऊं क्या, कि जैसे ये जो हेयर ऑयल आता है ना, पहले वो क्या आता था, वो एक बोतल में आता था, सपोज 250 ग्राम की बोतल, 500 ग्राम की बोतल, 500 लीटर, 500 ग्राम लीटर की बोतल में आता था, 250 लीटर की बोतल में आता था। तो उसमें क्या होता था, उसके अंदर क्या होता था बेटा, कि है ना, जैसे कोई व्यक्ति घूमने गया है, तो घूमने गया है तो उसको क्या थोड़ा सा तेल चाहिए, उसके लिए पूरी बोतल लेके थोड़ी घूमेगा 1 लीटर की, तो इसलिए वहां पे क्या क्या कंपनी ने उसका इनोवेशन सोचा और उसको छोटे छोटे पाउच में कन्वर्ट कर दिया, इवन शैम्पूज वगैरह को भी 5-5 रुपए के पाउच में कन्वर्ट कर दिया, कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो यू कैन इजिली कैरी। यही तो है इनोवेशन, ठीक है, प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करो, उसके अकॉर्डिंग नया प्रोडक्ट डेवलप करो और मार्केट में लॉन्च करो। आपका क्या होगा, आपका इससे प्रोडक्ट अगर लोगों को वो अच्छा लगा, आपको प्रोडक्ट बूस्ट हो जाएगा, मतलब आपका सेल बूस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ का आपको प्रोडक्ट बूस्ट तो होता है, सेल बढ़ता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, दूसरे जो कॉम्पिटिटर है उसको इमिटेट करते हैं, इसलिए वो जो प्रॉफिट है वो आपको शॉर्ट टर्म में मिलता है, इसलिए आपको कंटिन्यूअसली क्या करना पड़ता है, इनोवेशन करना पड़ता है, ताकि आपका प्रॉफिट हर बार इंक्रीज होते जाए। ओके जी, ओके, ये हमारा फंक्शंस खत्म हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं एंटरप्रेन्योर्स एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव, क्या पे आता है एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। ओके बेटा, तो ये हमने क्या किया, फंक्शनल ऑफ एंटरप्राइज, जिसके अंदर कितने थे, 3 फंक्शनल थे। अब हम देखने जा रहे हैं एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव, क्या कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, चलो देखते हैं हम उसको डिटेल्ड में।
तो हमारा एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है, इसमें पहला ऑब्जेक्टिव आ रहा है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव सर, ये आप इसको भाई साहब को जानते हो, ये हमारे रजनीकांत के छोटे भाई, डॉली चाय वाला, न्यू चाय को फेंका, ऐसे उछाला, ऐसे काटा, इनकी चाय बनाने की जो स्टाइल थी वो इतनी फेमस हुई कि ये पूरे इंडिया में फेमस हो गए। ये हमारी बहन और वड़ा पाव वाली दीदी दिल्ली की, पता नहीं, मैंने तो खाया नहीं, आप बताना कमेंट में अगर आप दिल्ली से हो तो आपको कैसा लगा इनका दिल्ली का वड़ा पाव। और ये हमारे कपिल शर्मा, ये मैं आपको फोटो क्यों दिखा रहा हूँ, ये भाई साहब भी एंटरप्रेन्योर है, हाँ जी हाँ, ये एंटरप्रेन्योर है। क्या जब ये अपने फर्स्ट टाइम इन्होंने बिजनेस शुरू किया था, क्या इन्होंने सोचा था क्या कि मैं डोली चाय वाला पूरे यूट्यूब चैनल के ऊपर छाऊंगा, ये वड़ा पाव वाली दीदी, मैं इतनी वड़ा पाव, ऐसा वड़ा पाव बनाऊंगी कि बिग बॉस वाले बुलाएंगे, ये कपिल शर्मा, मैं ऐसा कोई कॉमेडी शो बनाऊंगा कि वो नेटफ्लिक्स वाले मेरे को इसके लिए पर्सनल हायर करेंगे, क्या इन्होंने सोचा था क्या? नहीं जी नहीं। इन शॉर्ट क्या होता है कि ये जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं, जब वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब उनको मालूम नहीं होता कि इनका बिजनेस कहाँ तक पहुंचेगा। इसीलिए यहाँ पे जो एंटरप्राइज का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, जो ऑब्जेक्टिव वो क्या होता है, पहला ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या होता है, सर्वाइवल का होता है, सर्वाइवल का ऑब्जेक्टिव होता है कि पहले हम कैसे भी करके बिजनेस, जब हम न्यू स्टार्टअप करते हैं तब हम यही सोचते हैं कि हम बिजनेस के अंदर सर्वाइव करें। एक बार जब आप बिजनेस के अंदर टिक जाते हैं, सर्वाइव कर लेते हो, फिर आप सोचते हो ग्रोथ के बारे में कि अब हमको बिजनेस में करनी है ग्रोथ, अब हमको बिजनेस को करना है एक्सपांड, कि अलग अलग पूरे पान इंडिया बिजनेस में हमारा गुड्स बिके। तो कोई भी व्यक्ति रातों रात ये मतलब आज बिजनेस स्टार्ट करूं और बोलूं कि कल से मेरा जो बिजनेस है पूरे इंडिया लेवल पे छा जाए, पूरे इंडिया लेवल के ऊपर बिजनेस सेटअप हो जाए, क्या ऐसा होगा क्या? नहीं जी नहीं। पहला क्या होगा, बिजनेस का सर्वाइवल, उसके बाद क्या होगा, बिजनेस का ग्रोथ, और उसके बाद आता है एक्सपांशन। उसी को बोला जाता है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मिनिमम ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू सर्वाइव और स्टे अलाइव, स्टे अलाइव, अलाइव, अलाइव। यहाँ पे हम क्या ऑब्जेक्टिव करते हैं कि जो भी हम प्रोडक्शन करें उससे हमारी कॉस्ट रिकवर हो जाए। सर्वाइवल का मतलब जो भी मैंने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है, मेरा वो पैसा, मेरा पैसा मिल जाए, मेरे को रिकवर हो जाए। फिर यहाँ पे क्या होता है, इफ द एंटरप्राइज डज नॉट रिकवर, तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर वो अगर वो अपनी कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पा रहा, इट विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू मीट द ऑब्लिगेशन, तो फिर क्या होगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी, उसकी लायबिलिटी, अगर उसको उतना रेवेन्यू नहीं मिल रहा उसके बिजनेस से, तो क्या होगा, जो उसके ऑब्लिगेशन है उसको वो पेमेंट कैसे करेगा, कैसे? इसलिए वो बोलता है पहला कि भाई भगवान इतना तो मेरे को बिजनेस सेटअप कर देना कि मेरे पास जो रेवेन्यू है उससे मैं एटलीस्ट अपने ऑब्लिगेशन को पहले पेमेंट कर सकूं। ठीक है, therefore survival of enterprise is essential for continuation of its business activity। so business activity की कंटिन्यू इसके लिए क्या होना चाहिए, बिजनेस का सर्वाइव होना जरूरी है। इन द अर्ली स्टेज एनी बिजनेस एंटरप्रेन्योर प्राइमरी थॉट प्रोसेस क्या होती है, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, दैट इज टू फोकस ऑन सर्वाइवल। ओके, ओके जी, ओके। फिर हमारे R.L. मेरियर साहब क्या बोलते हैं, थियरी ऑफ अ फर्म assume that the goal of a manager of a corporate firm set for themselves is to maximize the firm's balance growth subject to managerial and financial constraint। इसका मतलब क्या है, देखो बेटा, एक जो मैनेजर होता है, मैनेजर वो अपना उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है पैसे कि मेरा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए, मेरा रोल बढ़ जाए, मेरा रुतबा बढ़ जाए कंपनी के अंदर, मेरा सैलरी बढ़ जाए कंपनी के अंदर। वहीं पे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा बिजनेस डेवलप हो जाए, मार्केट शेयर डेवलप हो जाए, टोटल टर्नओवर बढ़ जाए, टोटल प्रॉफिट बढ़ जाए, यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है यहाँ पे, ये भाई साहब के ऑब्जेक्टिव और ये भाई साहब के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ये सोचता है मेरा प्रॉफिट बढ़े, ये सोचता है मेरी सैलरी बढ़े, सैलरी बढ़ेगा तो प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, एक दूसरे से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। यहीं पे ओनर का काम आता है, उसको बिजनेस को ऐसे मैनेज करना है कि इसका ऑब्जेक्टिव भी सेटिस्फाई हो और बिजनेस का ऑब्जेक्टिव भी सेटिस्फाई हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देख बेटा,
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ अ फर्म होता है। सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग के अंदर क्या होता है, देख बिजनेस के अंदर होते हैं बहुत सारे स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मतलब जो भी बिजनेस से कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर, जैसे इन्वेस्टर, क्रेडिटर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, ये सब क्या होता है बिजनेस से कनेक्टेड होते हैं। इन सबको क्या चाहिए होता है, इन सबको भी बिजनेस से रिटर्न चाहिए होता है, जैसे एक ओनर को चाहिए होता है। एक्सपेक्ट दैट देयर कंपनी शुड अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट, एम्प्लॉय सोचेगा कि इतना प्रॉफिट मिले कि मेरी सैलरी बढ़ती जाए, क्रेडिटर बोले मेरा पेमेंट आते जाए, इन्वेस्टर सोचेगा मेरा रिटर्न बढ़ता जाए, गवर्नमेंट सोचेगा मेरा टैक्स बढ़ता जाए। तो ये सारे स्टेक होल्डर। बेटा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर का मतलब होता है जो कंपनी में इन्वेस्ट करता है, हमारा इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वो शेयर होल्डर होता है। लेकिन जो भी व्यक्ति बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं ना, उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर। क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर। सो इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट डिविडेंड टू इन्वेस्टर टाइमली पे, जैसे यहाँ पे जो इन्वेस्टर सोचेगा क्या मेरे को डिविडेंड मिले, क्रेडिटर सोचेगा मेरे को टाइमली पेमेंट मिले, एम्प्लॉय सोचेगा मेरे को सैलरी मिले, वेजेस मिले, और गवर्नमेंट सोचते मेरे को टैक्स मिले। ठीक है, ये सबका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है। हाँ जी हाँ होता है। मगर एक बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव क्या था, द डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉफिट, कि भाई मेरा प्रॉफिट बढ़े इन इकोनॉमी इज डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटेंट्स डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट। अब देखो अकाउंटिंग के अंदर हमने प्रॉफिट हम देखते हैं, और एक होता है अकाउंटिंग सेंस ऑफ प्रॉफिट और एक होता है इकोनॉमिक सेंस ऑफ प्रॉफिट। सर दोनों में क्या डिफरेंस होता है, वैसे तो इसको हम देखने वाले हैं हमारा यूनिट नंबर 2, वहां पे हम उसको डिटेल्ड में देखेंगे यूनिट नंबर 2 के अंदर। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट इन अकाउंटिंग सेंस। यहाँ पे इसका मतलब होता है बेटा अकाउंटिंग सेंस के अंदर कि जब आप नेट प्रॉफिट निकालते हो कि नहीं निकालते हो, वो ट्रेडिंग एंड पीएनएल बना के पीएनएल बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है, उसी को बोलता है अकाउंटिंग प्रॉफिट। ओके, अकाउंटिंग प्रॉफिट में सर क्या क्या आता है, सर मेरे को मालूम है, जितने भी खर्चे हैं, जितनी भी इनकम है, वो सब क्या होता है, इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दो, अकाउंटिंग जो प्रॉफिट है माइनस अकाउंटिंग एक्सपेंस, मतलब जितने भी आपने खर्चे पे कर रहे हो वो सब क्या करो, डेबिट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, बट टोटल कॉस्ट इंक्लूड एक्सप्लिसिट, यहाँ पे क्या होता है, हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते। सर ये एक्सप्लिसिट क्या होता है, बेटा ये एक्सप्लिसिट का कंसेप्ट आता है इकोनॉमिक सेंस के प्रॉफिट में। मतलब क्या होता है, मतलब बेटा पहले ये देख, अकाउंटिंग सेंस में प्रॉफिट क्या हुआ, रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ओके, अब इकोनॉमिक सेंस में देखते हैं। इकोनॉमिक सेंस में बोल रहा है कि बेटा यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका जो अकाउंटिंग प्रॉफिट मतलब जो आपका रेवेन्यू आया है, रेवेन्यू आया है उसमें से आपको क्या करना है, लेस करना है। लेस क्या करना है, आपका जो कॉस्ट होगा, आपका जो टोटल कॉस्ट होगा जो आपने बुक्स के अंदर बुक किया हुआ है, वो टोटल कॉस्ट को, जो कॉस्ट क्या है आपने एक्चुअली पे किया है, उसको माइनस करना है। लेकिन सर इसके अलावा आपको यहाँ पे माइनस करना है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट माइनस करना है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस करना है। यहाँ पे ये जो कॉस्ट होती है ना, इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। कौन सी होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। इम्प्लिसिट ये जो कॉस्ट है जो आपने पे की है उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो हमारी अकाउंटिंग की कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और जो इकोनॉमिक की कॉस्ट होती है, मतलब दो एक और कॉस्ट होती है, मैं आपको बताता हूं, इकोनॉमिक कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट जो होती है उसको और क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्लीसिट कॉस्ट। सर बताओ ना इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का मतलब, दिस माइनस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। सर सपोज मेरा बिजनेस से रेवेन्यू मिला है, मेरा बिजनेस से रेवेन्यू मिला है, छोटा छोटा करते हैं, छोटा दिखाई देगा। मेरे को बिजनेस से रेवेन्यू मिला 1000 रुपए का, मेरे को टोटल कॉस्ट है मेरी कितने, सपोज 600, मेरा प्रॉफिट कितना आएगा 400। बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर पीएनएल के अंदर कितना दिखाई दे रहा होगा, 400 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इकोनॉमिक वाला बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ पे इकोनॉमिक कॉस्ट भी माइनस करो। मतलब बोलेंगे इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, सपोज कि इकोनॉमिक एक बार के लिए एज्यूम कर लेते हैं 400 रुपए, तो यहाँ पे आप 400 माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा, 0 प्रॉफिट आएगा। तो अकाउंटिंग में तो हमारा 400 था, लेकिन इकोनॉमी क्या है, 0। सर ये क्या है, ये क्या है, इसको थोड़ा सा बताओ ना। तो बेटा देख,
इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब ऐसा होता है जो हमारा फैक्टर ऑफ 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हाँ। लैंड के ऊपर क्या दिया जाता है? रेंट दिया जाता है, हाँ जी हाँ। लेबर के ऊपर वेजेस दिया जाता है, हाँ जी हाँ। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है। अब सपोज सपोज कि मैं हूं, मेरे पास एक बड़ी ऑफिस है। उस ऑफिस को पहले मैं क्या कर रहा था, मैंने उसको रेंट पे दी थी और उससे मैं 4 लाख का क्या कर रहा था, 4 लाख का रेंट हर साल ले रहा था। कितना ले रहा था? रेंट ले रहा। मतलब मेरी इनकम हर साल हो रही थी 4 लाख। इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना खुद का बिजनेस किया जाए। मैंने वो भाई साहब को बोला, भाई साहब अभी ये ऑफिस खाली करो, इस ऑफिस के अंदर हम बिजनेस करेंगे। हम तो बिजनेस करेंगे इस ऑफिस से। अब उसने वो ऑफिस खाली करी। अब मेरे को ये बता बेटा, अब उस व्यक्ति ने ऑफिस जब खाली किए तो क्या वो हमको रेंट देगा? क्या देगा? क्या वो रेंट? नहीं सर नहीं। अब वो आपकी फैक्ट्री यूज नहीं कर रहा तो वो क्यों रेंट देगा? तो ये रेंट अब मेरे को मिलना बंद हो जाएगा। तो ये क्या हो गई? ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। जो मेरे को पहले मिलता था मगर मैंने अब ये फैक्ट्री खुद चालू कर दिया तो वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। उसी को तो बोलते हैं, ये 4 लाख का क्या होगा? ये मेरा इम्प्लीसिट कॉस्ट होगा। सर दूसरा एग्जांपल, मैंने बोला कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, जॉब करता था पहले। जॉब के अंदर सपोज मेरी सैलरी थी 20 लाख रुपए, कितनी? 20 लाख रुपीज। अब मैंने क्या किया, वो बिजनेस को कर दिया, वो सैलरी को कर दिया क्विट। कि नहीं, अब हम नौकरी ना करी, अब हम खुद का बिजनेस करी। तो ये बताओ, खुद का बिजनेस करोगे तो क्या वो 20 लाख रुपए मिलेंगे? क्या नहीं मिलेंगे। तो वो भी आपकी क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। फिर देखो बेटा, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कुछ मशीनरी था। वो मशीनरी खरीदने के लिए कितने रुपए की मशीनरी थी? मैं लाया बिजनेस में 10 लाख की। ये 10 लाख रुपए की जो मशीनरी बिजनेस में लाया ना, ये कैसे लाया? मेरे पास 10 लाख का बैंक बैलेंस था, वो एफडी के रूप में पड़ा था। उसके ऊपर मैंने एफडी रखी थी 8%, सपोज 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उस 10% से मेरे को हर साल 1 लाख रुपए की इनकम होती थी। कितने रुपए की इनकम होती थी? 1 लाख। लेकिन अब मैंने क्या किया, उसकी क्या वो मशीनरी परचेस कर ली। और कहाँ से कर ली? वो एफडी को तुड़ाई, उस एफडी को दिया बिजनेसमैन को। वहां से मैंने उससे मशीनरी खरीदी 10 लाख की और उसको ले आया बिजनेस के अंदर। क्या मेरे को अब उस पर अब 1 लाख का इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं कि नहीं मिलेगा? नहीं, कहाँ से मिलेगा सर जी? वो तो बैंक में दिया, वो आपने तुड़ा के ही तो मशीनरी लेके आए हो। मतलब मेरा ये 1 लाख रुपए का भी नुकसान हुआ जी। हाँ, जो पहले मेरे को 1 लाख की इनकम होती थी वो मेरी अब 1 लाख की इनकम नहीं होगी। तो ये भी मेरा क्या हुआ? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। टोटल कितना हुआ? 20 और 4 24 और 1 25। हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज ये इसका टोटल कितना हो रहा है? 400 हो रहा है। तो ये कॉस्ट वैसे तो मैंने इंकर नहीं की है। वैसे तो इंकर नहीं किया, नहीं मैंने रेंट पे किया, नहीं मेरे को इंटरेस्ट मिला, नहीं मेरे को वेजेस मिला। लेकिन ये फॉरगॉन कॉस्ट है। क्या है? फॉरगॉन। मतलब जो मेरे को इंटरेस्ट मिल सकता था, जो मेरे को सैलरी मिल सकती थी, जो मेरे को रेंट मिल सकता था, वो अब नहीं मिल रहा। इसलिए मैंने फॉरगो की बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। और ये कॉस्ट क्या करती जाती है? इसलिए क्योंकि मैंने फॉरगो की है तो मेरे को कॉस्ट करने का, और कॉस्ट क्या करने का? रेवेन्यू में से, अकाउंटिंग प्रॉफिट में से माइनस करने का। ठीक है बेटा? तो ये जो कॉस्ट होती है उसको कौन सी प्रॉफिट बोलते हैं? इसको बोलते हैं अकाउंटिंग। कौन सी प्रॉफिट बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है? और ये जो जीरो है ये होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? इकोनॉमिक प्रॉफिट। ओके, समझ गया? यस। ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, देख बेटा, अगर है ना, ये अगर सपोज यहाँ पे ये जीरो की जगह 100 आया होता तो उसको बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? इकोनॉमिक प्रॉफिट। बट इकोनॉमिक प्रॉफिट में भी 3 टुकड़े होते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है कि जबरदस्त प्रॉफिट होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सर तो ये बताओ, क्या हम 0 रुपए पे बिजनेस करें कि नहीं करें? बेटा जी, जीरो का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट जीरो नहीं हो रहा। जितना भी आपका कॉस्ट पहले लग रहा था, मतलब जो मैंने सैलरी फॉरगॉन की थी वो मेरे को बिजनेस में मिल रही है, तो मैं आई एम सेटिस्फाइड। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? जीरो पे भी क्या होगा? हम बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सब बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। अरे गोंडिया, ये क्वेश्चन तो सवाल ही नहीं होता है। अगर प्रॉफिट अर्न कर रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ पे सपोज यहाँ पे कॉस्ट होती 300 की, तो तेरा अकाउंट यहाँ पे प्रॉफिट कितना आता? 100 का। ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, इसमें तो बिजनेस कर ही कर, लग जा दिन रात। ठीक है? लेकिन सर अगर इसकी जगह आ रहा होता 50 रुपए का लॉस, 50 रुपए का लॉस आया होता, तो फिर हम सोचते हैं वेदर टू स्टार्ट, वेदर टू कंटिन्यू और नॉट, वेदर टू कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, उसके बारे में सोचते। कब? व्हेन देयर वाज अ लॉस। अगर लॉस होता तो हम कंटिन्यू के बारे में सोचते। ओके जी, ओके। तो ये क्या है? ये हमारा
नॉर्मल प्रॉफिट जिसको जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो एक फॉर्म, देखो मैंने आपको ये सारे कंसेप्ट बता दिए, वैसे ही आगे डिटेल में आएगा, फिर भी मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करवाए हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसा प्रॉफिट जो क्या होता है, जो हमारा टोटल रेवेन्यू माइनस अकाउंटिंग का जो कॉस्ट है वो माइनस कर दो, अकाउंटिंग का कॉस्ट मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और उसको माइनस करो इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो आपका क्या आएगा इकोनॉमिक प्रॉफिट। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो उसको बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अगर वो जीरो आ रहा है तो जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, जिसको आप नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलोगे, और अगर वो माइनस में आया तो उसको बोलोगे इकोनॉमिक लॉस। इकोनॉमिक लॉस के अंदर हमेशा भी गिव अ सेकंड थॉट कि वेदर टू कंटिन्यू द बिजनेस और नॉट, बट जब हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है और नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है उस सिचुएशन में तो हम हमेशा बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो कहाँ पे थे हम, वापस से आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हम थे एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव, कहाँ पे थे, एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव और कंस्ट्रेंट। सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है हमारा पहला ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक में क्या देखा कि बिजनेस होना चाहिए ऑर्गेनिक, सर्वाइवल इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, कोई भी स्टार्टअप का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्वाइवल। सेकंड क्या होता है, इकोनॉमिक के अंदर आना चाहिए प्रॉफिट, कौन क्या आना चाहिए, इकोनॉमिक प्रॉफिट, या तो इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा तो भी चलेगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो धूमधाम के चलेगा। लेकिन अगर आपका इकोनॉमिक लॉस होता है तो ये नो चलबे, ठीक है। तो वी हैव टू गिव सेकंड थॉट टू आवर बिजनेस। ओके, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है हमारा, ये कुछ ऑब्जेक्टिव है ना, उसके अंदर ये भाई साहब ने भी क्या किया है, हमारा उनका खुद का कंट्रीब्यूशन दिया है कि हम शांत क्यों रहे, हम भी हमारा कंट्रीब्यूशन देंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, खुद का कंट्रीब्यूशन दिया है, खुद की थियरी दी है। क्या थियरी दी है, इसमें बोला हुआ है एच ए सिमोन आर्ग्यू। एच ए सिमोन ने क्या बोला, एच ए सिमोन ने बोला है कि ये जो बायर जो एक जो ओनर होता है, ओनर जो होता है उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, सेटिस्फाइंग बिहेवियर होना चाहिए, कि बिजनेस वो प्रॉफिट से सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट 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 बढ़ता है, नहीं, एक लेवल पे उसको बिजनेस से के प्रॉफिट से सेटिस्फाई होना चाहिए। तो वो किसने बोला था, एच ए सिमोन आर्ग्यू। हमको क्या करना है सर, हमको यहाँ पे इसके यहाँ पे क्या होगा, कंसेप्ट लिखा होगा, बोला कि ये थियरी कंसेप्ट किसने दिया हुआ है, हमको वहां पे खाली ऑथर का नाम टिक करना है। सर खाली कहाँ है यार, कितने ऑथर है, कैसे याद आएगा, मैं बताता हूँ ना बेटा आपको। यहाँ पे मैंने कुछ बनाई है शॉर्टकट ट्रिक्स। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे सेटिस्फाइंग लेवल ऑफ बिहेवियर मतलब क्या होता है कि क्या आप मेरे वीडियो से सेटिस्फाइड छो का मतलब हो, क्या आप मेरे जो कंटेंट है, जो मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ उससे सेटिस्फाई हो। आपको क्या बोलना है, हाँ हाँ हाँ, क्या बोलना है, हाँ हाँ हाँ। एच ए सेटिस्फाई, एच ए सिमोन आर्ग्यू दैट कि भाई जो बिहेवियर होता है फॉर्म का कैसा होना चाहिए, सेटिस्फाइंग बिहेवियर होना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है हमारा बोमल्स ने क्या बोला थियरी, उसने बोला है कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन, उसने बोला कि सेल्स बढ़ाओ सेल्स बढ़ाओ सेल्स बढ़ाओ। तो क्या हुआ, सेल्स बहु मस्त छे मतलब है, गुजराती में बोलते हैं छे। ओके, सो सेल्स बहु मस्त छे, कोई पूछे केવું बिजनेस ચાલે છે, बोले सेल्स बहु सारो જઈ રહ્યો છે દિવાળીમાં આપણો। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेल्स है ना, बहु बहु का मतलब होता है बहुमल, बहु मतलब बहुमल, बहुमल थियरी के अंदर सेल्स मैक्सिमाइजेशन के ऊपर फोकस किया। वाह सर वाह, क्या ट्रिक है। ओके, नेक्स्ट आ रहा है हमारा ए बर्ले जीसी एंड जीसी, ए बर्ले एंड जीसी। इसके अंदर वो बोलता है कि जो बिजनेस है उसको सेपरेट कर देना चाहिए अपने मैनेजर के ऑब्जेक्टिव से। मतलब ये यहाँ पे मैनेजर के पास क्या होना चाहिए, डिस्क्रिशनरी पावर होनी चाहिए टू सेट द गोल्स ऑफ अ फॉर्म दे मैनेज। मतलब जो चीज को वो मैनेज कर रहे हैं ना, आप बोलो कि ये भाई ये आपका बिजनेस है, ठीक है, यू आर द मैनेजर, यू सेट योर ओन गोल्स, आप जो भी सेट करोगे उससे मैं सेटिस्फाई हूँ। मतलब क्या होता है, हम मैनेजर को इतने पावर देना चाहिए कि वो जो चीज को मैनेज करा उसके लिए वो जो डिसाइड करे वो फाइनल। समझ गए, ये किसने बोला, ए बर्ली। तो यहाँ पे ओनर एंड मैनेजर सेपरेटली जीसी में पार्ले जी खा रहे हैं। क्या है, ओनर एंड मैनेजर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमने जो डेफिनेशन दी है वो बोला हुआ है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट को सेपरेट कर देते हैं ओनरशिप से। मतलब हम क्या है, मैनेजर और ओनर क्या कर रहे हैं, जीसी, जीसी मतलब जगह का नाम है, जीसी में बैठ के बरले, बरले मतलब पार्ले, यहाँ पे बारले बरले बरले पार्ले, पार्ले खा रहे हैं। जैसे ही क्या आएगा, जैसे यहाँ पे आएगा ना कि मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड ओनर शुड बी सेपरेटेड,
कि कौन से ऑथर ने दिया, आपको इजीली क्लिक हो जाएगा कि भाई मैनेजमेंट और सेपरेट है। तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट याद किया था एक ट्रिक के रूप में कि ओनर एंड मैनेजमेंट शुड बी सेपरेटेड, मतलब हम यहाँ पे कहाँ क्या कर रहे हैं, ओनर एंड मैनेजर सेपरेटली बैठ के जीसी में बैठ के पार्ले जी खा रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है विलियमसन मॉडल। विलियमसन मॉडल बोलता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजर यूटिलिटी, मतलब हमको क्या करना चाहिए कि जो मैनेजर यूटिलिटी को मैक्सिमाइजेशन करना चाहिए। इसको सर कैसे याद रखना है, विलियम अपने सन और मैनेजर के साथ ऊटी गया है। सर ऊटी, सर यूटिलिटी, यूटिलिटी का शॉर्टकट है ऊटी, मतलब आपको ऊटी से यूटिलिटी याद रखें। मतलब मैनेजर यूटिलिटी फंक्शन के बारे में आता है, वो पूछता है कौन से ऑथर ने दिया है, तो विलियमसन। विलियम उसके सन और मैनेजर के साथ बैठ कहा जा रहा है, ऊटी जा रहा है। ओके ओके जी, ओके ओके। चलो चलो आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। साइट एंड मार्च सजेस्ट दैट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइट एंड मार्च ने सजेस्ट किया फॉर पॉसिबल फंक्शनल गोल। सर फंक्शनल गोल तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। हाँ जी हाँ, आपने फंक्शनल गोल पढ़ा था अभी, ऊपर ही तो पढ़ा बेटा। यहाँ पे 3 फंक्शनल गोल थे, कौन कौन से? पहला बिजनेस को इनिशिएट करना, दूसरा क्या होता है बिजनेस के अंदर रिस्क है तो इसका लाला, और तीसरा क्या था, इनोवेशन। ये 3 फंक्शनल गोल थे। वैसे तो 3 फंक्शनल गोल थे, लेकिन साइट एंड मार्च को लगा कि नहीं नहीं, हम भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देंगे। उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी अपने 4 गोल दे दिए। कितने गोल दे दिए? 4 गोल दे दिए। तो यहाँ पे कितनी बार क्या आएगा, आपको गोल लिख के दे देगा, प्रोडक्शन गोल, इन्वेंट्री गोल, सेल्स गोल, मार्केट गोल। वापस बोलो, प्रोडक्शन गोल, इन्वेंट्री गोल, सेल्स गोल, मार्केट गोल। ये किसने दिया है? तो आपको क्या टिक मारना है, साइट एंड मार्च ने दिया हुआ। सर ये ऐसे कैसे याद रहेगा इतना सारा? मैं आपको याद करवा रहा हूँ, मैं आपको ये वीडियो किस लिए बना रहा हूँ, इसलिए तो बना रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या है, मैं मार्च में, अभी मार्च आएगा ना, मार्च, उसमें मार्च में पीएसआई बनूंगा। क्या बात है सर, आप पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने वाले? हाँ जी हाँ, पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने वाला हूं मैं, ठीक, ये सीए की जॉब छोड़ के। ठीक है, तो पुलिस सब इंस्पेक्टर पीएसआई बनूंगा, और एक बड़ा सा फंक्शन रखूंगा। सर मेरे को बुलाना, सर मेरे को भी बुलाना, मेरे को भी बुलाना। हाँ सर, आप सबको बुलाऊंगा, ठीक है। तो ये सर ये क्या है? अरे देख बेटा, यहाँ पे एम, एम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक 5 गोल है, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, सेल्स, मार्केट। तो मार्केट का गोल मतलब एम, मार्च का मतलब होता है ये मार्च, साइट एंड मार्च। तो मार्च ने सजेस्ट किया था पीएसआई, पीएसआई मतलब प्रोडक्शन, एस का मतलब सेल्स, एंड आई का मतलब इन्वेंट्री। तो प्रोडक्शन, इन्वेंट्री एंड सेल्स, और लास्ट है मार्केट गोल्स। ये चारों गोल्स किसने दिए थे? ये गोल्स दिए हुए साइट एंड मार्च ने। तो आपको इस तरह से लिखना है तो आप लिख सकते हो। ये बाकी आपको अगर याद रहते हैं तो अच्छी बात है, बाकी मैं तो इस तरह से शॉर्टकट की बना के बच्चों को याद करवाता हूँ, उनको अच्छे से याद भी हो जाता है। वो मेरे को आके बोलते हैं कि सर आपने जो ये मेरे को ट्रिक बताई थी वो एग्जाम में आ गई और इजीली हमने क्रैक कर दिया। ओके, तो मैं एम क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मार्च में पीएसआई बनूंगा और फंक्शनल गोल। तो ये फंक्शनल, फंक्शन मतलब फंक्शनल गोल है। तो ये 4 फंक्शनल गोल किसके हैं? साइट एंड मार्च ने दिए थे, ठीक है, डिटेल में नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट आता है हमारा, ये ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हमने क्या ही देखा, हमने देखा ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमने क्या देखा, प्रॉफिट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पहला वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, पहला था ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, और तीसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि सोसाइटी के लिए कुछ करना, सोसाइटी के लिए कुछ करना, उसको बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सर सोसाइटी के लिए मतलब टू मेंटेन कंटिन्यूअस एंड सफिशिएंट सप्लाई ऑफ अनएडल्टरेटेड गुड्स। अनएडल्टरेटेड गुड्स का मतलब कि कुछ भी मिलावट नहीं करना। अभी दिवाली आ रही है और अभी अभी न्यूज वालों की क्या लग जाएगी, लाइन लग जाएगी न्यूज की, ये देखो इतना मावा पकड़ा गया, इतना एडल्टरेट मावा था, बिना दूध का बनाया हुआ, केमिकल से बनाया हुआ मावा, ये केमिकल से बनाया हुआ दूध, फलाना ढिकना, ये वो स्वीट्स, ये है केमिकल से बनाए, इसलिए तो हमारे कैंसर बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि इतने मार्केट में एडल्टरेट गुड्स बिकते हैं ना, जिसकी कोई बात नहीं।
लोग प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट को छापने के लिए नकली नकली मावा बनाते हैं, उसको सस्ते रेट पर बेचते हैं। एक जो जो स्वीट मेकर है वो क्या करता है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ होते हैं स्वीट वाले जो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कम कॉस्ट पे वैसा मावा परचेस करते हैं। उनको भी नहीं मालूम होता कितनी बार तो ये मावा नकली है, और फिर वो उस उम्मीद में बनाते कि इसको मैं मार्केट रेट पे बेचूंगा, मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लेकिन ये आप लोगों को स्वीट नहीं बेच रहे हो, ये लोगों को आप जहर बेच रहे हो। तो इसीलिए ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव आता है, सोशल ऑब्जेक्टिव। और सोशल ऑब्जेक्टिव ये बोलता है कि आपको सोसाइटी को एडल्ट्रेट चीज़ें नहीं देनी चाहिए। आप भी बड़े हो कि इस चीज़ को याद रखना कि अगर बिजनेस में आओ तो ऐसा कुछ मत करना कि सोसाइटी को नुकसान हो, सोसाइटी आप पे गर्व कर सके, प्राउड कर सके, ऐसा कुछ काम करना। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है अनएडल्ट्रेटेड गुड्स, ठीक है, अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करना। यहाँ पे हमको प्रॉफिटिंग एंड एंटी सोशल प्रैक्टिस को अवॉइड करना। एंड प्रॉफिटिंग मतलब प्रॉफिट को बढ़ाओ, प्रॉफिट को बढ़ाओ, उसके लिए क्या करो, चीजें कम से कम रेट पे परचेस करो। इसके लिए अगर आपको डुप्लीकेट चीजें खरीदनी है, बोगस चीजें खरीदनी है, वो डाल के चीजों को खरीदो, माल को बेचो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न करो। नहीं जी नहीं, एडल्ट्रेट चीजें नहीं बेचनी आपको, ठीक है। फिर आता है एंटी सोशल, कोई प्रैक्टिस ऐसे नहीं करनी जो सोशल को के लिए खराब हो। आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। टू एंश्योर दैट एंटरप्राइज आउटपुट डज नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ पॉलिटिकल एनी टाइप ऑफ पॉपुलेशन सॉरी पॉल्यूशन, जैसे कि एयर वाटर। आप कुछ ऐसा मत करो कि जिससे पॉल्यूशन बढ़े, जैसे एयर पॉल्यूशन बढ़े, वाटर पॉल्यूशन बढ़े, नॉइस पॉल्यूशन बढ़े, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो बेटा सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, अनएडल्टेड चीज नहीं देनी। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वालिटी प्रोड्यूस देने, प्रॉफिटिंग नहीं करनी, एंटी सोशल नहीं करनी, और पॉल्यूशन नहीं बढ़ाना, कोई भी प्रकार का क्यों ना हो। If it fails to do, it may not survive for long। ऑफ कोर्स वाली बात है, अगर आप कुछ ऐसा चीज करते हो जो लोगों को नुकसान पहुंचाए और वो अगर लोगों को मालूम पड़ गई, रातों रात आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। ओके, तो हमने 3 ऑब्जेक्टिव कर दिए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव कौन सा किया था बेटा, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, सर्वाइव करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर इकोनॉमिक प्रॉफिट लाना। इकोनॉमिक प्रॉफिट के अंदर हमने क्या देखा था, रेवेन्यू माइनस माइनस होता है हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट, फिर माइनस होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो वही आता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। ओके, ठीक है। फिर तीसरा फंक्शन अभी हमने देखा वो क्या था, ये था हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा ये जो है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा थियरी का होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट मैं अपनी तरह से आपको कोशिश कर रहा हूँ कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आपको ये पढ़ने में बोरियत ना हो। ओके, जो सेकंड पार्ट है वो क्वाइट इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही मजेदार है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा इससे गुजरना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि आप इसको लेक्चर को मिस ना करो, ये आता है, ये टॉपिक को छोड़ना मत। क्यों, क्योंकि हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आपका जब टोटल काउंट होता है 50%, उसमें एक एक मार्क्स मायने रखता है। इसलिए पूरी किताब को गो थ्रू करो और अच्छे ढंग से करो, ताकि कहीं से भी कोई भी ऐसा आपको ऑप्शन ना मिले कि आपके मार्क्स कटे, या तो आपके मार्क्स क्या हो, आपको एवरेज के अंदर प्रॉब्लम पड़े, या तो 40 मार्क्स लाने में प्रॉब्लम पड़े। ओके, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे। Therefore, the comprehensive development of its human resource, हमको क्या करना चाहिए, हमारा जो ह्यूमन है उसका कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। एम्प्लॉय शुड बी वन ऑफ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एम्प्लॉय का गोल अचीव होना वो हमारा गोल होना चाहिए। टू डेवलप, हमको क्या करना चाहिए, न्यू स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए, न्यू स्किल डेवलप करनी चाहिए, न्यू एबिलिटीज डेवलपमेंट करनी चाहिए हमारे एम्प्लॉयज के अंदर, ताकि वो अपने प्रोडक्शन को अच्छे से अच्छा और कर सके। टू प्रोवाइड द एम्प्लॉय एन अपॉर्चुनिटी टू एंटीसिपेट इन डिसीजन मेकिंग इन मैटर ऑफ अफेक्टिंग देम। मतलब कि हमारे एम्प्लॉय ऐसे होने चाहिए जो खुद एंटीसिपेट करके कौन से मैटर हैं जो उनको अफेक्ट करने वाले हैं, या तो जो हमारे फॉर्म को अफेक्ट करने वाले हैं। टू मेक जॉब कंटेंट इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग, उनका जो जॉब कंटेंट है वो इंटरेस्टिंग बनाओ, चैलेंजिंग बनाओ, जिससे क्या होगा बेटा, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस के अंदर रुचि ले और वो बिजनेस को डेवलप कर सके। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आ रहा है नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेशनल मतलब कि एज ए समाज के प्रति हमारी क्या ड्यूटी है। तो देख बेटा, एन एंटरप्राइज शुड एंड ओवर फॉर फुलफिलमेंट ऑफ नेशनल नीड्स and aspiration and work towards implementation of national plan and policy। मतलब हमको ऐसा कुछ बनाना चाहिए जो हमारे नेशनल को मदद कर सके,
जैसे कि टू रिमूव इनएडिक्वेट अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रोवाइड फेयर अपॉर्चुनिटी टू ऑल द वर्क। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑब्स्टिकल्स वगैरह है उसको निकालना, उसको हटाना, इनइक्वालिटीज को दूर करना, हर एक व्यक्ति को समान अधिकार देना कि उसको सभी व्यक्ति को कि कोई भी व्यक्ति हो जो एलिजिबल हो उसको जॉब मिल सके। टू प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू द नेशनल प्रायोरिटी, हमारे नेशनल की प्रायोरिटी क्या है उसको ध्यान में रख के ही प्रोडक्शन करें। टू हेल्प कंट्री बिकम सेल्फ रिलायंट, हमको कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारी कंपनी आत्मनिर्भर, स्वनिर्भर हो, खुद के ऊपर निर्भर हो, दूसरे के ऊपर निर्भर ना हो। हमको ऐसी चीजें चाइना से नहीं खरीदनी चाहिए जो हम चाइना से लाए और यहाँ पे बेचे और फिर वो प्रॉफिट किसको ट्रांसफर करे, चाइना को, क्योंकि फिर चाइना हम पे क्या करता है, बाद में घूम के अटैक करता है। नहीं जी नहीं, हमको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है तो हमको वो चीजें खुद ही इंडिया में प्रोड्यूस करनी होगी ताकि हम इंडिया का प्रॉफिट इंडिया में रह सके। ओके, तो बेटा ये था हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या था? नेशनल ऑब्जेक्टिव। टोटल ऑब्जेक्टिव कितने सर? 5 ऑब्जेक्टिव है। आपको क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, विच वन ऑफ द नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो इसलिए आपको ये ऑब्जेक्टिव का नाम ध्यान रखना है। पहला वाला ऑब्जेक्टिव हमने क्या पढ़ा था? ऑर्गेनिक सर्वाइवल, ठीक है, बिजनेस के अंदर सर्वाइव करना, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। दूसरा हमने पढ़ा कि बिजनेस के अंदर कैसा प्रॉफिट होना चाहिए, इकोनॉमिक प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू। ओके, यूनिट 2 के अंदर उस पर डिटेल में आएंगे, वहां पर वापस इस चीज को देखने वाले हैं। फिर थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है हमारा और थर्ड ऑब्जेक्टिव था सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोशल के लिए कुछ ना कुछ काम करना, एडल्ट्रेट चीजें नहीं देना और एंटी प्रॉफिटिंग नहीं करना, यहाँ पे लोगों को अच्छी फैसिलिटी सर्विसेज देना, पॉल्यूशन वगैरह नहीं करना। फिर था हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मतलब जो हमारे लोग हैं जो हमसे कनेक्टेड है उनके बारे में सोचना, उनकी स्किल्स एंड डेवलपमेंट के बारे में सोचना, उसको बोलते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आता है नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब कि हमको ऐसी चीजें बनानी चाहिए जो नेशनल के फेवर में हो, जो नेशनल को मदद कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये है नेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ये हमारे 6 ऑब्जेक्टिव खत्म होते हैं, सॉरी 5 ऑब्जेक्टिव खत्म होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे छोटी सी थियरी वो भी खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। 1 मिनट का ब्रेक, मैं पानी पी लूँ प्लीज। ओके फ्रेंड्स, तो हम देख रहे थे आगे। तो यहाँ पे हम पहुंचे हैं हमारे वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। देखो ये जो एंटरप्राइज, बस अब ये 15-20 मिनट का और बाकी है, ये एंटरप्रेन्योरशिप खत्म हो जाएगा और फिर नया टॉपिक चालू होगा, वो बड़ा ही मजेदार है। तो थोड़ा थोड़ा सा और देख लो यार, तो ये टॉपिक हो जाएगा खत्म 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 खत्म। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, हमने 6 हमारे जो टोटल 5 ऑब्जेक्टिव की बात की। ये ऑब्जेक्टिव कितनी बार क्या होता है, दिस 2 ऑब्जेक्टिव कितनी बार वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो एज अ एंटरप्रेन्योर हमारा क्या रोल होना चाहिए, एज अ एंटरप्रेन्योर हमारा रोल होना चाहिए कि हम अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको कॉन्फ्लिक्ट होने से बचाए। हमको क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, 2 कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव को बैलेंस करना चाहिए ताकि दोनों के दोनों का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके। सर इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव कौन से व्यक्ति को अडॉप्ट करना चाहिए, सर ये डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट कंडीशन, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये सब हम डिटेल में देखेंगे चैप्टर नंबर नेक्स्ट वाले चैप्टर मार्केट के अंदर, ठीक है। तो वहां पे हम इस चीज को डिटेल में देखेंगे। अब आते हैं कि ये जो हमने ऑब्जेक्टिव हमने अच्छा अच्छा तो बहुत देख लिया सर, लेकिन बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, आपको क्या पता, और ये प्रॉब्लम्स को अब वो बता रहा है। तो पहला बताता है कि लेक ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हम बिजनेस वाला बहुत सारे कंस्ट्रेंट फेस करता है। कंस्ट्रेंट इज फेस बाय द बिजनेसमैन, कौन कौन से होते हैं? पहला आता है लेक ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। बिजनेस के अंदर क्या होता है, कितनी बार उसको कुछ चीजों का नॉलेज नहीं होना चाहिए। कौन सा रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदूं, वो महंगे में रॉ मटेरियल खरीद रहा है और सोच रहा है मेरी कॉस्ट कम क्यों नहीं आ रहा है। अरे लाला, तू महंगा रॉ मटेरियल खरीद रहा है तो दूसरी जगह से खरीद, वहां पे रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है, क्वालिटी अच्छी होती है। अगर तू वो गुड्स खरीदेगा, क्वालिटी अच्छी होने के कारण वेस्टेज कम होगा और रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम है तो तेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम जाएगा, तो तेरा क्या होगा, ओवरऑल तेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो हासिल होगा, हासिल होगा, हासिल होगा। ओके, तो यहाँ पे लेक ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन के कारण क्या होता है, उसको प्रॉब्लम फेस करनी होती है। मैनी वेरिएबल दैट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द फॉर्म कैन नॉट बी करेक्टली प्रिडिक्टेड फॉर द करंट। मतलब क्या होता है, यहाँ पे कितनी बार तो क्या होता है, लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, कितनी बार तो हमको जो करंट मंथ के अंदर हम उसको ही प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। रेस्ट लेट अलोन, लेट अलोन मतलब फ्यूचर की बात तो रहने ही दो, हम करंट मंथ के अंदर ही हम उसको परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं कर पा रहे बिकॉज हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे इस महीने का सेल्स
कितना होना चाहिए, सेल्स ग्रोथ होगा नहीं होगा, वही चीज का नॉलेज नहीं है तो आप फ्यूचर का सेल्स को तो क्या टारगेट करोगे। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे बोल रहा है कि लेक ऑफ नॉलेज इन्फॉर्मेशन, जब हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती तो क्या होता है उस सिचुएशन में हम चीजों को हाई रेट पे परचेस करते हैं। हमको ये नॉलेज नहीं होती कि टेक्नोलॉजी कौन सी लेटेस्ट चल रही है, तो हमको बिजनेस में सफर करना पड़ता है, तब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर पाते। ओके, फिर जैसे दूसरी चीज अगर हम बात करें तो कुछ रिस्ट्रिक्शन ऐसी होती है जो पब्लिक द्वारा दैट इज इम्पोज बाय द पब्लिक इंटरेस्ट बाय द स्टेट, मतलब कुछ चीजें स्टेट का मतलब गवर्नमेंट कुछ चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। कितनी बार क्या होता है कि यहाँ पर हमारा जो ट्रेड यूनियन है वो ट्रेड यूनियन इकट्ठा होके लोगों को बोलता है कि तुम ऐसा मतलब फैक्ट्री बोलती है कि चलो 8 घंटे की जगह 9 घंटे काम करेंगे, ट्रेड यूनियन बोलता है नहीं जी नहीं, 8 घंटे की 7 घंटे ही काम करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो ट्रेड यूनियन है वो हमको क्या करता है, हर्डल्स पहुंचाता है, रुकावट पहुंचाता है बिजनेस के ग्रो करने के अंदर। फिर बिजनेस में दूसरी प्रॉब्लम्स आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, कि बिजनेस इतना बड़ा नहीं है, कितनी बार बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाता है लेकिन हमारा जो बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है छोटा होता है, जिसके कारण क्या होता है हम वो ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर पाते। कितनी बार क्या होता है पावर कट होने के कारण, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल का शॉर्टेज होने के कारण, यहाँ पे प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होने के कारण हम बिजनेस प्रॉपर नहीं कर पाते। ओके, चेंजेस इन द बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशन, कितनी बार क्या होता है बिजनेस जो है वो बिजनेस कंडीशन इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो जाती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे चेंज हो जाता है ना कि भाई बिजनेस को बहुत ज्यादा हर्डल्स पहुंचाते हैं। फिर इवेंट सच एज इन्फ्लेशन का बढ़ना, प्राइस इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन होना, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाना, कैपिटल लेबर कॉस्ट बढ़ जाना, रिफ्लेक्ट इन द बजट एंड फाइनेंशियल प्लान ऑफ अ फॉर्म, मतलब ये सब चीजें क्या करते हैं बिजनेस के फाइनेंशियल प्लान्स में वो रिफ्लेक्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट कंस्टेंट आर आल्सो इम्पोज्ड बाय द inability of firm to find out the skilled workforce at a competitive wage as well as due to the recurring needs of personal training। मतलब क्या था, ये सारी भी प्रॉब्लम्स होती है। एक अच्छा एम्प्लॉय मिलना एक बिजनेस के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और क्योंकि बिजनेस के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं कितनी बार वो कीप ऑन चेंजिंग, जिसके कारण क्या होता है कि जो बिजनेस है उसको उनकी को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसके पीछे काफी खर्चा करना पड़ता है, और फिर वो व्यक्ति जब छोड़ के चले जाए वापस से दूसरे व्यक्ति को वही ट्रेनिंग दो, तो यहाँ पे क्या होता है बिजनेस को काफी खर्चे उठाने पड़ते हैं। ओके जी, ओके तो यहाँ पे हमारी ये प्रॉब्लम थी, इसी को अगेन बोल रहा है एंटरप्राइज प्रॉब्लम्स। बस 10 मिनट मैक्सिमम, 10 मिनट नहीं 5 मिनट के अंदर टॉपिक हमारा हो जाएगा खत्म। एंटरप्राइज में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है, पहला आता है प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रखें, हम ऑब्जेक्टिव रखते हैं कि हमारा प्रॉफिट बढ़े, दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा मार्केट शेयर बढ़े। मार्केट शेयर बोलता है कि कॉस्ट को कर कम तो मार्केट शेयर बढ़ेगा, क्योंकि कॉस्ट अगर कम होगी लोग ज्यादा खरीदेंगे। लेकिन अगर अगर सेल्स प्राइस को करो कम, सेल्स प्राइस को कर दे कम, अगर सेल्स प्राइस को कम करोगे तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, मार्केट शेयर आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन वहां पे दूसरी तरफ प्रॉफिट बोलता है अगर आपने सेल्स प्राइस को कम किया तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तो होता है प्रॉफिट को बढ़ाना, लेकिन अगर आपने सेल्स प्राइस को कम किया तो प्रॉफिट हो जाएगा कम। तो कौन से ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करो, पहले मार्केट शेयर को बढ़ाऊं कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है ये डिसाइड करने की कौन से ऑब्जेक्टिव को मैं फुलफिल करूं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टू ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आता है मैं लोकेशन कौन सा रखूं अपने फैक्ट्री का, वैसा लोकेशन रखूं जहां पे लोग ज्यादा है, या वैसा लोकेशन रखूं जहां पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है, ये प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, इट यहाँ पे क्या डिसाइड करना पड़ता है हमको, वेदर द प्लांट शुड बी लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और नियर द मार्केट में रखने जाऊंगा तो रॉ मटेरियल को ब्रिंग करने की कॉस्ट महंगी हो जाएगी, अगर रॉ मटेरियल नियर रखने जाऊंगा तो मार्केट में ले जाने की कॉस्ट महंगी हो जाएगी। ये हमको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हमारा लोकेशन, साइज ऑफ अ प्लांट बड़ा रखूंगा तो इन्वेस्टमेंट बड़ा चाहिए तो वहां पे पैसा ज्यादा लगेगा, एम्प्लॉय ज्यादा रखेंगे, रिकरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और क्या होगी वन टाइम कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर प्लांट की साइज छोटी रखूंगा तो क्या होगा, तो मेरे को ज्यादा ऑर्डर नहीं ले पाऊंगा क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होगी मेरी, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि इसमें कौन से प्लांट पे जाऊं। नेक्स्ट आता है ये साइज ऑफ अ फॉर्म, मैंने आपको बता दें स्मॉल रखूं कि लार्ज रखूं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल फैसिलिटी। यहाँ पे
फिजिकल फैसिलिटी कैसे रखूं, मतलब कि यहाँ पे नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे रहेगी, मैनुअल होगी कि ऑटोमेशन होगी, द टाइप ऑफ इक्विपमेंट कैसे इंस्टॉल होंगे, कितना मेरे को प्रोडक्शन करना है, यहाँ पे टू चूज अमॉन्ग द डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे एंटरप्राइज को क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है कि कौन कौन से इक्विपमेंट होंगे, कौन कौन सी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होगी। यहाँ पे क्या होता है, इसको सिलेक्ट करने में तो क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द फाइनेंस। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू फाइनेंस का मतलब होता है कि फंड कहाँ से आएगा, अगर जो भी बिजनेस के अंदर जो टोटल जो फंड चाहिए वो कितना चाहिए और कहाँ से आएगा, द अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायर, वहां पे हमारे जो असेसमेंट ऑफ डिमांड की हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, उसके अंदर कॉस्ट कितना लगेगा मैन्युफैक्चरिंग का, एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट कि जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उस पर कितना प्रॉफिट होगा, फिर इसके अंदर द कंपेरिजन विद द प्रॉफिट ऑफ कंपेरेबल एग्जिस्टिंग कंसर्न टू फाइंड आउट वेदर प्रपोज इन्वेस्टमेंट विल बी प्रॉफिटेबल इनफ, मतलब हम ये देखेंगे कि भाई जो प्रॉफिट मिल रहा है वो रीजनेबल है कि नहीं है। फिर हमारा जो फॉर्म है, फॉर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर कितना होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर इन द सेंस कि हमारे जो फॉर्म है उसके अंदर ओन इन्वेस्टमेंट कितना होगा और आउटसाइड डेब्ट से कितना लेके आएंगे, तो ये सारे फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं। फंड की प्रॉब्लम क्या होगी, कॉस्ट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, रिटर्न कितना मिलेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, आपने जेठालाल देखा, जेठालाल वो क्या है, प्रोप्राइटरशिप है, एक व्यक्ति है जो पूरा बिजनेस को मैनेज कर रहा है, मतलब मैं अपने बिजनेस को क्या करूं, छोटे लेवल पे रखूं, या अपने मुकेश अंबानी का नाम सुना है, रिलायंस इंडस्ट्री, या अपना बिजनेस को उस बड़े लेवल पे लेके जाऊं जहां पे क्या हो, मेरे नीचे 1 लाख लोग काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंटरप्राइज हैज टू डिवाइड द वर्क ऑफ एंटरप्राइज इनटू मेजर स्पेसिफाइड फंक्शन, मतलब क्या होता है कि एंटरप्राइज को क्या करना पड़ता है, अपना जो काम है उसको डिवाइड करना पड़ता है, भाई सेल्स का काम सेल्स, तू सेल्स मैनेजर तू सेल्स देखेगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड तू प्रोडक्शन मैनेजर तू प्रोडक्शन का देखेगा, यहाँ पे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट तुमको रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करना है, मतलब हर एक काम को क्या करना, कैसे डिवाइड करना है, वो उसके ऊपर वो प्रॉब्लम्स आती है। फिर यहाँ पे नॉट ओनली द फंक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव एंड द लेवल वुड हैव टू बी क्लियरली लेड डाउन एंड द इंटर रिलेशनशिप, उसके बीच में क्या करना, हर एक जो डिपार्टमेंट है, हर एक जो डिपार्टमेंट है उसके बीच में क्या करना, इंटर रिलेशनशिप जोड़ना, कि यहाँ से ये व्यक्ति प्रोडक्शन करेगा, ये व्यक्ति गुड्स को क्या करेगा, गुड्स खरीदेगा, इनपुट लेगा, इनपुट को किसको देगा, उसको देगा प्रोडक्शन वाले को, प्रोडक्शन क्या करेगा, प्रोडक्शन वाला क्या करेगा, उसको गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, उसको किसको देगा, उसको देगा सेल्स टीम को, सेल्स टीम क्या करेगी, उस गुड्स को क्या करेगी, अलग अलग पैन इंडिया पे, पूरे इंडिया पे उसको अवेल कराएगी, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसका सेल्स होगा अलग 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 अलग, फिर यहाँ पे क्या होगा, कलेक्शन होगा, और वो कलेक्शन किसको देगा, वापस प्रोक्योरमेंट टीम को देगा, ताकि उससे वो अमाउंट से वो फर्दर इनपुट वापस खरीद सके, फाइनेंस वाली टीम को देगा। ओके तो क्या होता है, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके बीच में कैसे इंटर रिलेशनशिप होगा। ओके नेक्स्ट, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, कैसे हमारा प्रोडक्ट का सेल्स होगा, यहाँ पे क्या होगा, इट इज मार्केटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पार्ट होता है ऑफ एनी बिजनेस, आप कितना ही बिजनेस का कैसा ही प्रोडक्ट बना लो, लेकिन अगर लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में मालूम ही नहीं होगा तो वो आपके प्रोडक्ट क्यों कैसे खरीदेंगे, तो यहाँ पे मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके अंदर, इसलिए जो सेल्समैन होता है ना, उनको सेल्स के ऊपर भी कमीशन, उनको सैलरी भी मिलती है, उनको कमीशन भी मिलता है, क्यों, क्योंकि वो प्रोडक्ट का करते हैं जम के मार्केटिंग, ताकि उनका सेल्स बढ़ता है तो ओवरऑल बिजनेस बढ़ता है। ओके यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आपको याद रखना है एक और चीज, 4 पीस, सब 4 पीस हमने सुना सुना सा लगता है, हाँ जी हाँ, ये आपके 12th के अंदर आता था, बीएसटी का टॉपिक बिजनेस स्टडीज, उसमें 4 पीस आता था, प्रोडक्ट के वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे हमको डिसाइड करना है कि हमारे प्रोडक्ट की टाइप ऑफ प्रोडक्ट कौन सा होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, इसकी डिजाइन क्या होगी, इसके फीचर क्या होंगे, ब्रांड क्या होगी, पैकिंग क्या होगी, एसोसिएटेड सर्विसेज कौन कौन सी होगी, ये सारी चीजों को
डिसाइड करना, ये भी तो हमारे बिजनेस की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन मतलब कि कैसे हम सेल्स को प्रमोट करें, यहाँ पे कैसे हम ये लोगों तक अपनी चीज को भिजवाएं। तो हमारी सेलिंग टेक्निक क्या होगी, सोशल कनेक्ट, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, ऐसा ये किस्म के प्रमोशन है। प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, उसमें डिस्काउंट क्या होंगे, अलाउंस कितना देंगे, क्रेडिट टर्म्स क्या होगी, कंसेशन वगैरह, ये सब प्राइसिंग के अंदर डिसीजंस लेने पड़ते हैं। प्लेस, प्लेस के अंदर क्या होता है, कहाँ कहाँ पे हमारा आउटले रहेंगे, चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होंगे, होलसेलर होगा कि डायरेक्ट होलसेलर, रिटेलर, क्या क्या डायरेक्ट सेल्स टू कस्टमर, लोकेशन कहाँ पे रहेगी, लेआउट ऑफ स्टोर्स, इन्वेंट्री, लॉजिस्टिक, ये सारे कहाँ पे आता है, प्लेसेस में आते हैं। ओके जी, ओके, ये क्या था, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मार्केटिंग। नेक्स्ट आते हैं हमारा प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लीगल फॉर्मेलिटीज। याद रखना कि बिजनेस बिजनेस करने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने सोचा और फैक्ट्री खोल दी, नहीं जी नहीं, आपको बहुत सारे गवर्नमेंट के लाइसेंस लेने होते हैं। आपको इस फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस लेने होते हैं, फैक्ट्री जब आपकी स्टार्ट हो रही है तब आपको जीएसटी वगैरह के कंप्लायंसेस करने हैं, आपको जैसे गुमास्ता दराज का शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का सर्टिफिकेट लेना है, फैक्ट्री लाइसेंस लेना है, जो हमारे वे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वेजेस जो वगैरह हैं, बोनस है, उन सब का भी ध्यान रखने का है। तो ये सारी क्या होते हैं, लाइसेंस आपको लेने होते हैं, तभी आप बिजनेस को रन कर पाते हैं। तो लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह आपको फॉलो करनी पड़ती है। असेसिंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ, इसके लिए आपको डिफरेंट कंसल्टेंट को हायर करना पड़ता है, उनकी सर्विसेज हायर करनी पड़ती है और वो आपको मदद करते हैं आपके बिजनेस को रन करने के लिए। उनका मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करना, टैक्स वगैरह, एक्साइज ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, अरे भाई साहब बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, ऐसे नहीं बिजनेस चलता है। यहाँ पे सबमिशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू द रिलेवेंट अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब जो अथॉरिटी जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट को आपको सबमिशन करना पड़ता है, आपने कितना परचेस किया, कितना सेल्स किया, कितनी क्रेडिट अवेल की। इनकम टैक्स वाले को आपको सबमिट करना पड़ता है कि आपका टोटल बिजनेस कितना हुआ इस साल का, उसमें आपने कितना एक्सपेंस किया, कितना अर्न किया, उसके ऊपर कितना टैक्स पे किया। मतलब आपको वेरियस अथॉरिटी को वेरियस इंफॉर्मेशन फॉलो बतानी पड़ती है, रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये भी एक प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है। लास्ट आ रहा है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एक बिजनेसमैन के लिए। क्यों? उसको खाली बिजनेस के अंदर अलग अलग व्यक्तियों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है। जैसे एक है ना, आपको प्रॉब्लम ऑफ विनिंग वर्कर कॉर्पोरेशन, आपको वर्कर का सपोर्ट, अगर वर्कर का सपोर्ट नहीं मिला तो क्या होगा, वर्कर एक साथ सबके सब अगर चले गए तो फैक्ट्री बंद पड़ेगी, आपको वर्कर का कॉर्पोरेशन जीतना पड़ेगा। देन प्रॉब्लम ऑफ इन्फोर्सिंग प्रॉपर डिसिप्लिन अमंग द वर्कर, वर्कर के बीच में डिसिप्लिन बैठाना ताकि वो समय से काम आए, ऑफिस समय से काम करे, चीज़ों के अंदर जो चीज़ों का जो टाइम है उसका प्रॉपर यूटिलाइज करे, फालतू बैठे ना रहें। प्रॉब्लम ऑफ डीलिंग विद द ऑर्गेनाइज्ड लेबर, लेबर के साथ एक डीलिंग करना लेबर के साथ। एस्टेब्लिशिंग स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, उनके बीच में प्रॉपर डेमोक्रेसी बैठाना इन इंडस्ट्री एसोसिएशन वर्कर विद द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। तो ये क्या थी बेटा, ये हमको अलग अलग व्यक्तियों के साथ उनका कॉर्पोरेशन विन करना, सबका साथ सबका विकास। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम देखी, फटाफट एक बार देख लेते हैं हमने कौन कौन सी प्रॉब्लम देखी, एक मिनट और। एक कौन कौन सी, पहला हमारा ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कौन सा, हमने ऊपर 5 ऑब्जेक्टिव देखे, अगर ऑब्जेक्टिव एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट होंगे उसको सॉर्ट आउट करना, उसके बीच में बैलेंस बैठाना, ये एक प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है जिसको हमको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट होता है लोकेशन एंड साइज ऑफ अ प्लांट। लोकेशन क्या रहेगा, कौन से लोकेशन में रखो, कितनी छोटा प्लांट रखो, बड़ा प्लांट रखो, साइज ऑफ अ प्लांट। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे फिजिकल फैसिलिटी कहाँ कहाँ पे होगी। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू सिलेक्टिंग, कैसा हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होगा, ऑटोमेशन होगा कि यहाँ पे फिजिकल होगा, यहाँ पे फिजिकल कितने का इन्वेस्टमेंट होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, वो सब डिसाइड करना। प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस का मतलब कि फंड कहाँ से आएगा, उसका कॉस्ट कितना रहेगा, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, फाइनेंस रिलेटेड सारे डिसीजन यहाँ पे लिए जाते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब हमारे डिपार्टमेंट को बांटना, हमको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटना, उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप बैठाना, हमारा ये डिसाइड करना कि हमको सोल प्रोप्राइटरशिप चलाने की, बड़ा कॉर्पोरेट है तो कौन कौन सा प्रोडक्शन में कौन कौन सा टीम होगी, कौन कौन सा स्ट्रक्चर हायरार्की कैसे होगी, और उस हायरार्की में रिलेशनशिप कैसे होंगी, वो सब बैठाना। फिर प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मार्केटिंग, मार्केटिंग के अंदर कैसे हम अपने प्रोडक्ट को सेल्स करेंगे, उसके लिए कौन कौन सी मेथड ऑफ मार्केटिंग अडॉप्ट करने वाले हैं। उसके अंदर बेसिकली 4 पीस ऑफ मार्केटिंग होती है। प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट किस टाइप का होगा, प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या होगा,
प्रोडक्ट की साइज क्या होगी, फीचर क्या होंगे, पैकिंग क्या होगी, वह रिलेटेड आर द एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। फिर होता है प्रमोशन। प्रमोशन मतलब प्रोडक्ट को कैसे सेल्स करना है, कौन सा सोशल मीडिया चैनल सिलेक्ट करना है, एडवर्टाइजमेंट कितना करना है, न्यूज़पेपर में कितना रखवाना है, ये प्रमोशन की प्रॉब्लम्स। देन प्राइस, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट कितना होगा, उसके ऊपर डिस्काउंट कितना देना है, उसके ऊपर मेरे को ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, फिर जो स्पेशल दिवाली ऑफर, ऑफर्स वगैरह कितने रखते हैं, वो प्राइस से रिलेटेड डिसीजंस लेना। फिर प्लेस के अंदर हमने क्या देखा कि कहाँ पे हमारा सेल होगा, वहाँ पे हमारी क्या ब्रांचेस होगी, कि हम डायरेक्टली सेल्स करेंगे, ये सब डिसीजंस लेना, ये क्या पे होता है, प्लेस से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं। नेक्स्ट आता है लीगल फॉर्मेलिटीज। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको कंटिन्यू रखने के लिए आपको बहुत सारे क्या करने पड़ते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। तो वो फॉर्मेलिटीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आपने एक भी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की ना, तो बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगती है और वो बहुत खराब होता है। और दूसरा, कितनी बार तो पेनल्टी इतनी हैवी होती है कि बिजनेस को बंद करना पड़ता है, कितनी बार पेनल्टी उससे भी ज़्यादा होती है कि डायरेक्टर को भी जेल जाना पड़ जाता है। इसलिए उनको नए अलग अलग कंसल्टेंट की सर्विसेज लेनी पड़ती हैं, ताकि वो सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी कर सके। और लास्ट आता है बेटा प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, मतलब लोगों के साथ रिलेशनशिप जोड़ना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर कोई भी व्यक्ति नाराज हुआ तो हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा। इसलिए एक रिलेशनशिप कैसे डेवलपमेंट करना, ये भी एक एंटरप्रेन्योर की प्रॉब्लम्स होती है। तो बेटा तो बेटा ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा एक पूरा एंटरप्रेन्योर के बारे में। एंटरप्रेन्योर के बारे में हमने क्या देखा कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो बिजनेस को कनेक्ट करता है, उसकी हमने क्या देखा, उसके हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव देखे, ठीक है। उससे पहले हमने क्या देखा था, उससे पहले हमने देखा था फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव में 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव देख लिए थे। कोई भी नया चीज को इनिशिएट करना, फिर उसके बाद रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, उसका इनोवेटिव टाइप होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा था ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अंदर टोटल 5 ऑब्जेक्टिव थे। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव, ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे। ये ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी फेस करनी पड़ती है। तो प्रॉब्लम फेस करने के अंदर उसको पहली प्रॉब्लम्स कौन सी आती है कि ऑब्जेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव का लोकेशन, साइज ऑफ अ प्लांट क्या रहेगा, मशीनरी कैसे रहेगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड उसको डील करना है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से डील करना है, मार्केटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, और फिर लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, लोगों के कनेक्शन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये सब क्या था, ये सब थे हमने एंटरप्रेन्योर के अंदर देखा। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमारा जो मैं आपको बोल रहा था कि पिक्चर जो है ना, पिक्चर इसके 2 पार्ट है, उसमें हमने क्या किया, पहला पार्ट खत्म किया। अब जो आएगा ना सेकंड पार्ट, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, उसको पढ़ने में आता है मजा। और जो क्वेश्चंस, जो फ्रेम्स होते हैं, मेन जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं आगे वाले पार्ट से होंगे, मतलब जो हम पढ़ेंगे वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीछे वाले पार्ट को हमको इग्नोर करना है, हमको पढ़ना सब है, हमको वीडियो सुनना। वीडियो को अगर आप एक बार अच्छे से सुन भी लोगे ना, तो भी चीज़ें आपको काफ़ी हद तक याद हो जाएगी। ओके, तो चलो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। हम अब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर आगे कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियरिफाई कराऊंगा। अगर ये वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं लिखा हो, या तो आप कुछ चाहते हो चेंजेस मेरे एंड से, तो वो भी बता सकते हैं। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस। वे अगर वो मेरे को लगते हैं कि आपका वो चेंज अच्छा है, वो एक नया चेंजेस मेरे अंदर सुधार ला सकता है, तो वो भी बता सकते हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करता हूँ कि आपको कंसेप्चुअली अच्छे से क्लियर कराऊँ, उसको अच्छे से रिवाइज कराऊँ, क्योंकि मैं चीज़ को पढ़ाता हूँ उसको रिवाइज भी करवाते जाता हूँ, ताकि आपको वही चीज़ क्या हो, याद भी हो जाए। तो चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, वीडियो को लाइक करना जरूर और कमेंट भी करना, ठीक है। चलो बाय बाय, सिया।